नमस्कार दोस्तों। OICL में 100 वैकेंसीज खुली हैं। OICL का मतलब होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि पूरी तरीके से सरकार चलाती है, मतलब नौकरी पूरी सरकारी है। यहाँ पर 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भर्ती खुली है, जो कि स्केल 1 की भर्ती है। यानी सैलरी बड़ी लमसम होने वाली है आपकी इसमें, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। 2024 की वैकेंसीज पर हम बात करें दोस्तों। पूरी डिटेल के लिए ये वीडियो को पूरा सुनिए ध्यान से। ठीक है, फॉर्म अभी खुला नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, है ना। फॉर्म जो है इसकी जो ओपनिंग हो रही है वो 21 मार्च से ओपन होगा। अप्लाई आप करेंगे ऑनलाइन, है ना। पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ सबमिट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लोज ये हो रहा है 12 अप्रैल को। ठीक है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप तैयारी लंबे समय से कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर की, तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए। तो 8 मार्च को इन्होंने ये पब्लिकेशन किया था, है ना। ये पूरी चीज़ें, फीस की मैं बता दूं आपको, है ना। फीस जो है भैया ये रहेगी 250। किसके लिए? जो SC हैं, जो ST हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, और जो इनके डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, जो पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए। और जो बाकी बच गए वो उनके लिए 1000 रुपये है भैया। यानी कि अनरिजर्व के लिए, OBC NCL के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक। अब आप सोचेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। नो वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन, है ना। इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब इसमें इनके लिए वैकेंसी नहीं है, ये लोग नहीं भर सकते इस चीज़ को, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, पहले तो एज बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, एज जो इनने रखी है वो है, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 30। अब जो छूट मिलती है वो मिलेगी मिलेगी, जैसे कि आपको पता है कि SC और ST को 5 साल की छूट मिल जाती है। OBC NCL जो नॉन क्रीमिलियर होते हैं उनको 3 साल की मिल जाती है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको जो है 10 साल की छूट मिल जाती है। फिर जनरल में 10, OBC में फिर इसमें अलग अलग हो जाता है ना। ऐसे ही और भी है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 8 साल की छूट मिल रही है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे। इस तरह से सिलेक्शन कैसे होगा सर, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है ना। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिख देता हूँ। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कुछ यूँ है कि पहले आपको देना होगा प्री, फिर देना होगा आपको मेंस, और तो पहले प्री क्वालिफाई करो, फिर मेंस क्वालिफाई करो, है ना। और फिर जब मेंस क्वालिफाई कर लोगे तब आपको इंटरव्यू देना होगा। समझ गए। अब सर कौन से तो मतलब 3 फेज में हो रहा है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है। तो आपका जो मेरिट बनेगा ना, या जो फाइनल सिलेक्शन होना है, फाइनल जो सिलेक्शन होना है वो होना है आपके मेंस और मेन का एग्जाम, और आपके इंटरव्यू के एग्जाम के ऊपर रहेगा टोटल। ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि अगर आप सिलेक्ट हो गए, मान लीजिए, तो मैं अभी बता देता हूँ, आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, फिर आपको प्रोबेशन में रहेंगे, है ना। तो प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका वो 1 साल का है। ठीक है, कितने साल का है? 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। लेकिन ये प्रोबेशन पीरियड ना 6-6 महीने बढ़ाया जा सकता है। मान लो अगर उनको संतुष्टि नहीं हुई तो कितना बढ़ा देंगे, तो मैं एक बार बताया था आपको, प्रोबेशन पीरियड 2 बार, मतलब 6-6 महीने बढ़ाया जा सकता है। सर 6-6 महीने कितने 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं? ऐसा सिर्फ 2 बार किया जा सकता है। मतलब आप समझ जाओ कि पहली बार 6 मंथ के लिए बढ़ा देंगे, है ना। फिर उन्हें लगा तो एक और बार 6 मंथ के लिए बढ़ा देंगे, लेकिन 2 बार से ये कर नहीं सकते। तो 6-6 कितना हो गया? 12, कुल मिलाकर के 1 साल, मतलब 1 साल आपका प्रोबेशन और बढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर प्रोबेशन के पीरियड, और हाँ, जब आप प्रोबेशन के लिए ज्वाइन करोगे, जैसे जिस दिन से आप सिलेक्ट हो गए, प्रोबेशन आपका शुरू होगा, उस दिन आपको एक बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, है ना। सर्विस बॉन्ड जो है इनकी, जो सर्विस बॉन्ड है वो है करीब करीब 4 साल की, है ना। 4 साल की इनकी सर्विस बॉन्ड है। और अगर इसके बीच में आपने छोड़ा तो 1 साल का आपको इनको जो है देना पड़ेगा, है ना। 1 साल जो आपने जो भी रखा होगा, मतलब सैलरी का जितना रहता है ना, 1 साल सैलरी वापस करनी पड़ती है। तो ये इनकी पेनल्टी है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, जो मैंने बताया। अब आते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, जो बाकी चीज़ें जो बातें हैं कि ग्रेजुएशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो वैकेंसी समझ लीजिए कि कौन कौन से के लिए खुली है भाई। अकाउंटेंट है, अकाउंट्स के डिसिप्लिन में खुली है। एक्चुरियल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग IT के लिए, मेडिकल ऑफिसर और लीगल ऑफिसर, इन सब के लिए खुली हुई है। समझ गए। और यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे कि अकाउंट की 20 है टोटल, एक्चुरियल की 5, इंजीनियरिंग की 15, इंजीनियरिंग IT की 20, मेडिकल ऑफिसर की 20, लीगल ऑफिसर की 20, इस तरह से हो जाएंगी टोटल 100। ठीक है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं इसको अच्छे से। प्रोबेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया है, कितना कितना बढ़ सकता है, सब आपको मैंने समझा दिया। बॉन्ड भी आपको समझा दी। सैलरी वैलरी तो मैं अभी डिस्कस करता ही नहीं हूँ, कि जब तक सिलेक्शन नहीं, तब तक मज़ा नहीं आता है ना। सैलरी
अब आते हैं सीधे ग्रेजुएशन पर, मतलब क्या क्या चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। देख, अकाउंट्स की अगर पोस्ट आपको भरनी है तो बीकॉम आपका होना चाहिए 60% के साथ। अगर आप जनरल में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं और ओबीसी में आते हैं तो ये सब याद रखना है ना। हर जहाँ पर मैं बोलूँगा 60% मतलब वो इनके लिए, क्योंकि 55% है SC ST के लिए। तो अगर आपने बीकॉम 60% के साथ किया है और अगर आप SC ST हैं और बीकॉम आपने 55% के साथ किया तो आप इसे भर सकते हैं, समझ गए। और मान लीजिए ये नहीं किया, मान लो कोई MBA फाइनेंस है तो वो भी वो भर सकता है उसको। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे भर सकता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसा करके अगर आपने पढ़ा तो आप इसे भर सकते हो। अब आते हैं एक्चुरियल का पोस्ट कौन भर पाता है। तो देखिए, ये भरने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या एक्चुरियल साइंस में होना चाहिए 60% के साथ। और ये अगर SC ST है तो 55% के साथ। अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री अगर आपने करी स्टैटिस्टिक्स में तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड विद पासिंग क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट और फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज UK ऑफ मैंडेटरी मिनिमम 4 पेपर पास्ड, अगर आपके ऐसे 4 पेपर पास हुए हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं ना, जिसमें सब लिखा हुआ है CS2 SCM2, है ना, रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल। तो ये सब चीज़ें हैं, जो जानते हैं वो कर लेंगे इस बात को, है ना। जो नहीं जानते हैं उनके लिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्स IT, भाई इनका BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस में तो चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है तो भी चल जाएगा 60% के साथ, और SC ST तो 55% के साथ। अगर ये नहीं तो आपने ME M Tech किया होगा IT में, कंप्यूटर साइंस में, CS में और ECE में। ये भी नहीं है तो फिर आपने अगर MCA किया है ना 60% के साथ, तो आप भर सकते हो। ठीक। अब इंजीनियर्स जो बाकी बचे, ये देखो जरा, ये इंजीनियर IT था, ये वाला सिर्फ इंजीनियर है, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसमें BTech ऑटोमोबाइल वाला आ गया, मैकेनिकल वाला आ गया भाई, इलेक्ट्रिकल वाला आ गया, सिविल वाला आ गया, केमिकल वाला आ गया, पावर आ गया, इंडस्ट्रियल आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आ गई 60% के साथ। और ये नहीं तो फिर ME M Tech अगर आपका है, मतलब BTech वाले भी भर सकते हैं, ME M Tech वाले भी भर सकते हैं, सेम ब्रांच है यहाँ पे। डॉक्टर के लिए बनी बात है, MBBS BDS चाहिए ही चाहिए भैया, समझ गए। लीगल के लिए आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया हो, 60% आपका हो तो आप इसे भर लोगे, ये बात आपको समझ में आ जाती है ना। एज वेज मैंने बता दी है, जो छूट मिलती है मैंने वो भी समझा दी है आपको, ठीक है। एक्स सर्विस मैंने अप्लाई नहीं कर सकते बता दिया। अब आप यहाँ पे देखो जरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो मैंने कहा था ना 3 फेज में होना, तो ये आपका प्री है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, ये प्री के पेपर में है ना 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और पूरा पेपर जो ये ऑब्जेक्टिव है ना, यानी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सारा कुछ कंप्यूटर पे होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। टोटल 100 मार्क्स का है। और यहाँ देखो जरा, हर सेक्शन की अलग अलग टाइम, जैसे बैंकिंग में होता है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, फिर ये विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगा। फिर रीजनिंग का सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा 20 मिनट बाद, फिर मैथ्स का भी सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। एक बात बता दूं आपको, हर सेक्शन में अलग अलग पास होना है, ओवरऑल भी पास होना है तीनों, मतलब पूरा इन तीनों को मिला करके 100 में से भी, जैसे मान लो 100 में से 70 कट ऑफ है तो ये भी आपको लाना पड़ेगा। और ये जो 20 में से जो कट ऑफ चुनेंगे ना, वो जैसे मान लो कि कट ऑफ चुना इंग्लिश का कि 12, अब आपके 10 हैं लेकिन आपके ओवरऑल 70 आ रहे हैं, तो आपको लगेगा मैं पास हो गया, नहीं पास नहीं हुआ, सेक्शन में आप फेल हो गए। आपको हर सेक्शन में अलग अलग पास होना है, मतलब यहाँ पे सेक्शन वाइज भी कट ऑफ बनेगा और ओवरऑल भी कट ऑफ बनेगा, तो जो इसको निकाल लेगा वही आगे में जाएगा। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो आपने उसे निकाल लिया तो आपको फिर मेन एग्जाम में जाना पड़ेगा। मेन एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव का ही है, 200 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा आपका। तो कहने का मतलब, जो फेज 2 है, जो मेंस का एग्जाम होगा, उन्हीं का होगा जो लोग फेज 1 निकाल लेंगे ना, प्री निकाल लेंगे। तो उनको जब मेंस में आना है तो उनको 2 तरह के टेस्ट देने को देना पड़ेगा यहाँ पे। एक ऑब्जेक्टिव जो 200 मार्क्स का, एक डिस्क्रिप्टिव जो 30 मार्क्स का है। आप सोचेंगे डिस्क्रिप्टिव में तो लिखना पड़ता, तो लिखना काय पे, लिखना नहीं है आपको, ये भी आपको कंप्यूटर पे ही देना है। तो सर वहाँ पे क्या करना पड़ता, तो फिर वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग। तो होना क्या है, देखिए पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 नंबर का, फिर तुरंत ही उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाएगा, और दोनों ही कंप्यूटर पे होंगे, है ना। आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है। तो डिस्क्रिप्शन 30 मार्क्स का और मेंस वाला आपका 200 मार्क्स का। अब बात है सर कि मेंस वाले में 200 मार्क्स का तो ठीक है, लेकिन टाइम कितना मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाले में, तो ऑब्जेक्टिव वाले में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा इसके बाद उसमें आपको आधा घंटा मिलेगा, ठीक है, तो आधा घंटा। और अब ये देखिए जरा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, उसमें कौन कौन सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे 5 सेक्शन है, तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये आपका स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम, जैसे मान लो किसने टेक्निकल नॉलेज, जो भी जैसे भी आपने ऐसे किया। और देखो सारा ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर भी हर सेक्शन के टाइमिंग, जैसे रीजनिंग भी 30 मिनट तक की विंडो ओपन रहेगा, फिर जैसे 30 मिनट खत्म, रीजनिंग अपने आप हट जाएगी सामने से, अगला चीज आ जाएगी इंग्लिश, वो भी 30 मिनट तक रहेगी, फिर चली जाएगी जनरल अवेयरनेस, फिर 25 मिनट तक रहेगी, वो भी चली जाएगी। तो आपको टाइम बाउंडेड हर सेक्शन को करना, और यहाँ पर भी हर सेक्शन में अलग अलग पास होना है, और फिर ओवरऑल भी अलग से पास होना पड़ेगा, समझ गए ना। हर मतलब रीजनिंग में अलग से पास होना पड़ेगा, इंग्लिश में अलग से पास होना पड़ेगा, है ना, जैसे 40-40 नंबर का, तो जो भी ये इनका कट ऑफ रखेंगे सेक्शन वाइज वो भी निकालना है, और ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा वो भी निकालना है, तभी आप अगले में जाओगे, ठीक है। तो
खैर तो ये तो दोनों एक साथ ही चेक होंगे, आपको मालूम है ना, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दोनों एक साथ चेक होंगे ये। तो जैसे ही आपने इसको दे दिया, फिर आपको तुरंत मिलेगा 30 मिनट। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए तो कंप्यूटर में बैठ जाइए, आप टाइप करना है आपको। सर टाइप क्या करवाएंगे ये लोग? इंग्लिश में टाइप करना है। पहली बात तो हिंदी में टाइप नहीं करने मिलेगा, ध्यान रखना है, सिर्फ इंग्लिश में करना है। सर क्या टाइप करना है? 30 नंबर का है ये, अगर 30 मिनट है 30 मार्क्स का है, ठीक है। उस 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स का एक लेटर लिखवाया जाएगा और 20 मार्क्स का एक ऐसे दिया जाएगा। ये आपको वहां पर टाइप करके दिखा देना है, समझ गए? हाँ, फिर इसके बाद भैया आपको सब में अलग अलग पास होना है, तो मैं बता दिया। अच्छा, गलत आंसर करने पर 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स कटेंगे, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जो लोग इसमें पास होंगे भैया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर के वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा इंटरव्यू में, और उसका टाइम, वेन्यू, कहाँ पर होगा, डेट कब होगी, तो वो आपको कॉल लेटर पे, ये दोबारा कॉल लेटर आएगा ना अलग से इंटरव्यू के लिए, वो आपको फिर उसमें पता चलेगा। फाइनल सिलेक्शन आपको मैंने बता दिया था, मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। फीस वगैरह मैंने आपको बता दी थी। SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और इनके जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं उनको 250, बाकी सबके लिए 1000 रुपये। और ये सेंटर वगैरह होगा, सेंटर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और फिर ये फॉर्म हम कैसे भरते हैं वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं। बैंक के आपने लाखों फॉर्म भरे होंगे अगर अब तक, तो आपको सब पता होगा कि इसमें फोटो, सिग्नेचर, साइन, है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, है ना। अपने भाई बनी बात है, जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट डालेंगे, डिसेबल वाले डिसेबल का सर्टिफिकेट डालेंगे, है ना। अगर अब एक्स सर्विसमैन के लिए तो है ही नहीं भाई, है ना। हाँ, ये है कि अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं, पहले से कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको NOC ला कर देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ आपको ध्यान रखनी है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। कोई भी डाउट आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और इस पे जो भी अपडेट आएगा मैं वो यहीं पर बनाऊंगा, इसी चैनल पर बताऊंगा, तो आप मुझे जुड़े रहेंगे, है ना। सब्सक्राइब और बेल आइकन वगैरह सब प्रेस करके रख लो। कभी कभी जानबूझ करके भी चैनल खोल करके देखा करो, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही 2023 के गेट के ऊपर की, मतलब 2023 का जिसने गेट दिया है उसके लिए वैकेंसी खुली हुई थी, NHDC NHPC में, है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इनको जाकर के देखा करो आप, अच्छी अच्छी वैकेंसी रहती है, वो आपके हाथ से निकल जाती है। वो 262 से 269 वैकेंसीज है उसमें करीब करीब। और मैंने ऐसे टहरी बांध के, टहरी जो डैम था उसमें भी एक बहुत सारी वैकेंसीज खुली थी, वो भी 2023 के उसमें ही था, है ना। गोवा शिपयार्ड में वैकेंसी खुली हुई थी। तो आप इनको देखा करें, मैं बहुत सारी वैकेंसीज बताता हूँ, कभी कभी शॉर्ट्स चेक करते रहा करें, मैं वहाँ पे छोटे छोटे जो अपडेट रहते हैं वहाँ पे देता हूँ, जो बड़े जो डिटेल मुझे बताना होता है यहाँ बताता हूँ, ठीक है। वीडियो में कहीं कोई खामी लगी हो तो दोबारा से मुझे एक बार वीडियो दोबारा सुनिएगा और फिर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आपकी नौकरी जल्दी लगे, भगवान करे, है ना। और मुझे बताना जरूर यहाँ पे, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, जय हिंद।